जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने दोस्तों अर्थशास्त्र यानी कि जो हमारा अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के हमने प्रकार के बारे में जाना था कि अर्थव्यवस्था के दोस्तों मैंने आपको अलग-अलग प्रकार बताए थे, जिसमें से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बताई थी और समाजवादी अर्थव्यवस्था बताई थी और आपको दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में आपको अलग-अलग प्रकार से बताया था। और जिसमें से दोस्तों ये भी बताया था कि इन पर जो इन ये जो अर्थव्यवस्था है इन पर कंट्रोल किसका होता है, यानी इन्हें कंट्रोल कौन करता है, यानी इनके इनके अंदर जो भी उत्पादन के साधन हैं इन पर किसका कंट्रोल होता है, क्या उत्पादन होना है, आपका क्या उत्पादन होना है और किसके लिए उत्पादन होता है, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिटेल के साथ दोस्तों बताया था। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको ये भी पॉइंट बताया था एग्जांपल देके कि मान के चलो दोस्तों कोई घर है, घर के अंदर दोस्तों कहीं पर अगर ज़मीन खरीदनी है या कोई जम प्लॉट खरीदना है या कोई दुकान खरीदनी है, तो इस पर दोस्तों या तो मम्मी हमारी डिसीजन लेती हैं या तो पापा डिसीजन लेते हैं या तो आपके दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। यानी दोस्तों मैंने आपको पापा को बताया था आप गवर्नमेंट समझ सकते हो, मम्मी को बताया था कि आप प्राइवेट सेक्टर समझ सकते हो। तो ये एग्जांपल देख के मैंने बताया था कि किस अर्थव्यवस्था को कौन-सा सेक्टर देखता है और किस किस अर्थव्यवस्था को आपका गवर्नमेंट सेक्टर देखता है, यानी कि गवर्नमेंट सरकार देखती है और कौन से दोस्तों अर्थव्यवस्था को आपका दोनों लोग मिलकर देखते हैं। ये एग्जांपल देके मैंने आपको बताया था और जिसमें दोस्तों आपको बताया था अलग-अलग जो अर्थव्यवस्थाएं थी, जिसमें से पहला हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में भी बात की थी और आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में भी बात की थी। थोड़ा आपका दोस्तों इसमें रिवीजन भी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा आप सुने ध्यान से। अर्थव्यवस्था के प्रकार में दोस्तों आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में भी जाना था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है आपकी दोस्तों इसको हम बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में जाना था। इसका जो मेन उद्देश्य होता है, इस पर दोस्तों आपके जो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, इसमें प्राइवेट सेक्टर का इस पे कंट्रोल रहता है। इसका जो मेन मोटिव रहता है, मेन उद्देश्य रहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, सिर्फ उसमें दोस्तों धन कमाना रहता है, यानी कि लाभ लाभ कमाना होता है। ये इसका मेन मोटिव रहता है। और दूसरी दोस्तों आपको मैंने राज्य अर्थव्यवस्था बताई थी, राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था। इसमें दो आपकी दोस्तों फीचर देखने को मिलते हैं, एक आपकी समाजवादी और एक आपकी साम्यवादी। समाजवादी को सोशल इकोनॉमी कहते हैं दोस्तों और आपकी ये जो दोस्तों साम्यवादी होगी इसको कम्युनिस्ट इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये इसमें दोस्तों जो ध्यान रखा जाता है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था में, इसमें दोस्तों आपका ध्यान जो रखा जाता है वो आपका लोगों के कल्याण के लिए इसमें बात की जाती है और इसमें भी आपकी लोगों के कल्याण के लिए बात की जाती है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में थोड़े सरकार के नियम कानून हल्के हल्के रहते हैं, ईजी रहते हैं, लेकिन दोस्तों इस साम्यवादी अर्थव्यवस्था में जो सरकार के नियम कानून रहते हैं वो बहुत हार्ड रहते हैं। और इसमें दोस्तों ये आपकी समाजवादी हमको रूस में अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है और ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था चीन में देखने को मिलती है। और नेक्स्ट जो बताई थी दोस्तों आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था। इसमें जो भी उत्पादनों के जो नियंत्रण रहता है, उत्पादन के साधनों पर जो नियंत्रण रहता है, इसमें दोस्तों प्राइवेट सेक्टर का भी नियंत्रण रहता है और आपका पब्लिक सेक्टर का भी नियंत्रण रहता है। यहाँ पर दोनों का नियंत्रण रहता है और यह हमको दोस्तों इसका भी मोटिव जो होता है, उद्देश्य जो होता है, इसमें आपके लोक कल्याण की भी बात की जाती है और इसमें दोस्तों लाभ की भी बात की जाती है। आपकी दोस्तों सरकारें अलग-अलग योजनाएं लाती हैं इन सब के बारे में और यहाँ पर लाभ यानी कंपनियां जो भी हैं प्राइवेट, जियो वगैरह हो गई, रिलायंस की कंपनी हो गई, ये सभी लाभ कमाना देखते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर पब्लिक हो गया और पब्लिक सेक्टर हो गया, ये आपका प्राइवेट सेक्टर हो गया रिलायंस वाला। तो यहाँ पर दोनों का सेक्टरों का दोस्तों इसमें भाग रहता है, यानी कि हिस्सेदारी रहती है। यहाँ पे दोनों सेक्टर देखते हैं। इस तरीके से ये मिक्स जो इकोनॉमी देखने को मिलती है हमें भारत में देखने को मिलती है।
इस तरीके से हमने दोस्तों डिटेल के साथ इससे पहले वाले लेक्चर में इन सभी टॉपिक्स को पढ़ा है, और उसको वीडियो को आप पहले ज़रूर देखें। अब हम दोस्तों जो डिस्कशन करेंगे, अब इन्हीं अर्थव्यवस्थाएं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था के ये आपके प्रकार है। अब इनमें अंतर देखेंगे कि इनमें एक्चुअली में अंतर क्या है, इन तीनों में कंपैरिजन करके देखेंगे, इनमें तुलना करेंगे, कंपैरिजन आप कह सकते हो। कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, किसमें दोस्तों क्या क्या खामियां, क्या क्या इसमें देखने को मिलता है, इन सभी के बारे में बताएंगे आपको। अगर हम दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो इसको हम बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और यहाँ पर जो होता है दोस्तों, वो बाजार बाजार की जो शक्तियाँ होती हैं, वो आपकी बाजार की शक्तियाँ ही आपकी कीमत को निर्धारित यहाँ करेंगी। बाजार अर्थव्यवस्था, यहाँ पर दोस्तों लाभ लाभ ही देखने को मिलता है। अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें, ये पूंजीवादी पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी, यह यह किसके विचार से दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो जन्म हुआ है, वो आपके एक अर्थशास्त्री थे, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ दोस्तों एक अर्थशास्त्री थे। इनके विचार थे, इनके इनके दोस्तों विचार, इनके दिमाग की उपज थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एडम स्मिथ की। और दूसरे दोस्तों एक अर्थशास्त्री थे, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के दोस्तों दिमाग की एक जो उपज थी, दिमाग की जो उपज थी वो आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, जिसे राज्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और जे एम किन्स के जो दोस्तों दिमाग की जो उपज थी, वो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। यानी दोस्तों एक विचारक थे जो कि जे एम किन्स थे, एक अर्थशास्त्री विचारक थे जे एम किन्स, जिन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। और एक एक विचारक थे जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। मार्क्स ने अब समाजवादी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया था। और एक विचारक थे एडम स्मिथ, इन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आए होंगे। और इनका जो दोस्तों, इनका जो आप प्रॉफिट में अगर बात करेंगे, इनका जो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सिर्फ लाभ लाभ के ऊपर ही ध्यान देते थे। इनके दोस्तों जो लाभ, इनके जो मोटिव थे, जो उद्देश्य थे, इनके जो उद्देश्य थे, वो आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सिर्फ उद्देश्य ये थे कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाभ पर यानी प्रॉफिट पर ध्यान देते हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोस्तों आपकी जन कल्याण यानी कि वेलफेयर पर ध्यान देता है। और अगर दोस्तों हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो ये आपके लाभ पर भी और वेलफेयर पर, दोनों पर ध्यान देती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था जन कल्याण पर ध्यान देती है। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ये सभी के सभी पॉइंट मैंने दोस्तों डिस्कशन भी किए थे। जन कल्याण यानी कि जन कल्याण, वेलफेयर क्या होता है कि जो लोगों का कल्याण चाहता हो, जो लोगों को बराबर देखना चाहता हो, चाहे बराबर अमीर हो, बराबर गरीब हो, इस तरीके से कल्याण करता हो, उसी को दोस्तों वेलफेयर कहते हैं। चाहे आपका दोस्तों, आपका एक कर्मचारी हो, चाहे कोई भी हो, सभी की संपत्ति, आपकी सभी कर्मचारियों की संपत्ति बराबर हो, यह आपको जन कल्याण देखने को मिलता है। जन कल्याण में दोस्तों लोगों के कल्याण की बात की जाती है। अगर हम दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें कि यहाँ पर जो कंट्रोल रहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, यहाँ के जो साधन हैं, यहाँ के जो साधनों पर जो कंट्रोल रहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, यानी यहाँ यहाँ पर जो उत्पादन के जो साधन हैं, इन पर जो कंट्रोल रहता है वो दोस्तों आपका प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल रहता है, जिसे हम निजी क्षेत्र कहते हैं। यही देखते हैं दोस्तों, प्राइवेट क्षेत्र ही देखते हैं कि क्या उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, ये सभी की सभी चीज़ें आपका जो डिसाइड करते हैं वो प्राइवेट सेक्टर करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था में, यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो उत्पादन के साधन हैं, इन पर जो कंट्रोल रहता है वो आपका पब्लिक सेक्टर का रहता है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का, आप सरकार का कह सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी उत्पादन के साधन हैं, इन पर आपका जो कंट्रोल रहेगा पब्लिक सेक्टर का रहेगा। यहाँ पर क्या उत्पादन होना है और किसके लिए उत्पादन होना है, ये सभी जो डिसाइड करेगा वो आपका पब्लिक सेक्टर डिसाइड करता है। और नेक्स्ट में दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखते हैं तो यहाँ पर आपके दोनों देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो भी दोस्तों उत्पादन के जो भी साधन होंगे, ये सभी की सभी जो चीज़ डिसाइड की जाती है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा,
और आपके पब्लिक सेक्टर के द्वारा, इन दोनों के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है क्या उत्पादन होना है, क्या नहीं उत्पादन होना है, और किसके लिए क्या चीज़ उत्पादित करनी है। ये सभी की सभी चीज़ें जो डिसाइड करते हैं वो आपके प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। और यह दोस्तों हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो बेस्ट एग्जांपल है, एक सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो आपका यूएसए है। यूएसए में हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है, इसका बेस्ट एग्जांपल रसिया है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपका इंडिया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमको इंडिया भारत में देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी के सभी ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों निजी संपत्ति के बारे में बात करते हैं। निजी संपत्ति का क्या मतलब है यहाँ? निजी संपत्ति का मतलब है दोस्तों यहाँ पर निजी संपत्ति यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यहाँ पर आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार होता है। यहाँ पर दोस्तों ये टिक जो लगा है यहाँ पर प्राइवेट संपत्ति रखने का अधिकार है यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ये दोस्तों प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है आपकी, समाजवादी अर्थव्यवस्था है यहाँ पर जो प्राइवेट संपत्ति का रखने का अधिकार नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर हमको प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर सभी की सभी चीज़ें आपकी गवर्नमेंट तय करती हैं। जो भी प्लानिंग है, जो भी योजना है, निजी संपत्ति से रिलेटेड कुछ भी, ये सभी की सभी आपकी गवर्नमेंट सेक्टर ही इनको देखता है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही आता है। और यहाँ दोस्तों बोथ देखने को मिलता है, यहाँ पर निजी संपत्ति का अधिकार भी देखने को मिलता है और निजी संपत्ति का अधिकार नहीं देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों आप कह सकते हो यहाँ पर आप आप दोनों में कह सकते हो। यहाँ दोस्तों आपकी जैसे आपके पास खेत है, यानी कोई आपके पास खेत है, आप इसके मालिक हो। इसमें दोस्तों चाहे कुछ भी कर सकते हो, ज्वार बाजरा खेत कुछ भी उत्पादन कर सकते हो। तो ये दोस्तों आपके अधिकार में है, यानी कि ये आपकी निजी संपत्ति है। लेकिन दोस्तों आप एक तरीके से आप ना सरकार के नौकर हो, एक तरीके से आप सरकार के नौकर हो। वास्तव में जो मालिक है वो आपकी सरकार है। वास्तव में दोस्तों जो मालिक है इस खेत की वो सरकार है, लेकिन आप दोस्तों सिर्फ इसके मालिक हो। अगर हम वास्तविक रूप से देखते हैं, अगर हम दोस्तों वास्तविक रूप से देखें तो वास्तविक रूप से आपकी सरकार इस चीज़ की सरकार इसकी मालिक है। जैसे अगर किसी को रोड निकालना है यहाँ से, तो दोस्तों आप उसको रोड, अगर सरकार को यहाँ से रोड निकालना है तो आप सरकार को यहाँ से मना नहीं कर सकते हो। यहाँ से ये आपको यहाँ से जगह देनी पड़ेगी इस खेत में से रोड निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सरकार आपको इस चीज़ का मुआवजा दे सकती है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको दोनों देखने को मिलते हैं। यहाँ निजी संपत्ति भी देखने को मिलती है, निजी संपत्ति का अधिकार नहीं भी देखने को मिलता है। यहाँ अधिकार देखने को भी मिलता है और नहीं भी देखने को मिलता है। इसी तरीके से दोस्तों आपका ये पॉइंट याद रखना है आपको। और नेक्स्ट अगर हम पॉइंट के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पर उद्यम की स्वतंत्रता भी है। यहाँ पर आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये आपको दोस्तों पॉइंट समझ में आया होगा। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया ये आपका खेत है, इसके आप मालिक को यहाँ पर कुछ भी फसल उगा सकते हो। अगर दोस्तों हम इसके वास्तविक रूप से देखते हैं तो यहाँ का जो सरकार मालिक होती है, अगर हम दोस्तों वास्तविक रूप से देखते हैं, वास्तविक रूप से जो मालिक है वो सरकार है। आप सिर्फ सरकार के यहाँ नौकर हो, जो कि यहाँ पर इस फसलों को उगा रहे हैं। जब फसल को उगाने के बाद जाओगे तो आप सरकार के ही पास, तो आप एक तरीके से सरकार के नौकर ही हुए। अगर सरकार को यहाँ से रोड निकालना है तो आप उसको मना नहीं कर सकते हो। आप अपनी ज़मीन, आपकी ये जो ज़मीन है, आप यहाँ से रोड निकालने के लिए मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सरकार की है। सरकार की प्रॉपर्टी है। सिर्फ आप सरकार की प्रॉपर्टी को मतलब आप एक तरीके से यूज कर रहे हो, अपने पालन पोषण के लिए एक तरीके से यूज कर रहे हो। और वास्तविक रूप से ये सरकार की ही प्रॉपर्टी है। सरकार को अगर यहाँ से कुछ करना है तो सरकार उसका आपको मुआवजा देगी, यानी इस खेत से कुछ करना है तो सरकार इस चीज़ का आपको मुआवजा दे देगी। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों यहाँ पर आपको निजी संपत्ति का भी अधिकार है और निजी संपत्ति का अधिकार नहीं है। ये दोनों चीज़ें देखने को हमें मिल रही है। उद्यम की स्वतंत्रता के बारे में बात करें दोस्तों, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, उद्यम की स्वतंत्रता का मतलब दोस्तों यहाँ पर कोई भी आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यहाँ पर आप कोई भी उद्योग आप शुरू कर सकते हो।
अपना कोई भी उद्योग शुरू कर कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपको किसी भी उद्योग को चलाने की स्वतंत्रता है पूरी तरीक़ा से। और यहाँ पर दोस्तों आपको, अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी उद्योग चलाने की स्वतंत्रता नहीं होती है। आप यहाँ पर दोस्तों कोई भी उद्योग नहीं खोल सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमें दोनों चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर हम अपने उद्योग खोल भी सकते हैं, और आपको दोस्त यहाँ पर उद्योगों को नहीं भी खोल सकते हैं। कुछ चीज़ों की स्वतंत्रता होती है, कुछ चीज़ों की स्वतंत्रता नहीं है। अगर आप चाहो दोस्तों कि अगर आप चाहो कि हम अपनी रेलवे 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 खोल दें, रेलवे यानी कि कह सकते हो आप अपनी रेल रेल चला सकते हो, तो ये आपको स्वतंत्रता नहीं है। आप रेल नहीं चला सकते हो, आप अपना कोई उद्योग डाल सकते हो। अगर आप कहो दोस्तों हम यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट लगा लें, तो इसकी भी आपको स्वतंत्रता नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ स्वतंत्रता देखने को मिलती है, कुछ स्वतंत्रता नहीं देखने को मिलती है। यानी यहाँ पर कोई भी ये दोनों चीज़ प्राइवेट आदमी कोई आदमी नहीं चला सकता है। अपनी कोई जियो की कंपनी खोल सकता है, अपनी टाटा की कंपनी चला सकता है, या कोई भी अपना, जैसे कि दोस्तों आप अपना कोई भी किसी से संबंधित, टेलीविज़न से संबंधित कुछ भी कोई कंपनी खोल सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट के कुछ नियम कानून हैं, उनका आपको उल्लंघन नहीं करना। यानी कि कुछ आपको अधिकार ऐसे नहीं दिए गए जो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे रेलवे बता दिया, न्यूक्लियर प्लांट बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें हम, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो दोस्तों कीमतों का जो निर्धारण किया जाता है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो कीमत का निर्धारण होता है, वो मूल्य का निर्धारण जो किया जाता है। अगर हमें दोस्तों किसी चीज़ के प्राइस प्राइस यानी कि किसी चीज़ का अगर हमको मूल्य यानी कीमत निर्धारण करनी है, वो किस तरीके से करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दोस्तों हमें अगर किसी चीज़ का, किसी भी वस्तु का अगर प्राइस यानी कीमत निर्धारण करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अगर किसी चीज़ की कीमत कीमत का निर्धारण करते हैं, यानी कीमत का निर्धारण करने का जो उद्देश्य होता है, वो आपका दोस्तों बाजार पर निर्भर करता है। यानी बाजार जो होता है वो दोस्तों आपकी कीमतों को निर्धारण करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो बाजार होता है, जो मार्केट होता है, वो आपके कीमतों को निर्धारण करेगा। जैसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि मूल तंत्र के द्वारा, आप कीमत निर्धारण भी कह सकते हो दोस्तों, इसको मूल तंत्र भी कह सकते हो। यानी मूल तंत्र का क्या मतलब होता है, मूल तंत्र का ये मतलब होता है कि बाजार के द्वारा कीमत निर्धारित निर्धारित हो। बाजार के द्वारा, मूल तंत्र का मतलब होता है दोस्तों, बाजार के द्वारा कीमत निर्धारित हो। बाजार के द्वारा कीमत निर्धारित हो, और कीमत का जो निर्धारण आपका बाजार बाजार के द्वारा किया जाता है। और कीमत का निर्धारण सिर्फ दोस्तों आपकी डिमांड और सप्लाई के आधार पर होता है। यहाँ पर जो कीमत का निर्धारण होता है वो बाजार करता है। और यहाँ पर दोस्तों जो बाजार आपका कीमतों का निर्धारण कीमत निर्धारित करता है। और कीमत का निर्धारण जो होता है वो आपका डिमांड और सप्लाई के आधार पर किया जाता है। अगर दोस्तों आपकी डिमांड बढ़ेगी, अगर डिमांड यहाँ पर बढ़ती है तो आपकी प्राइस भी बढ़ते हैं, अगर डिमांड आपकी घटेगी तो आपके प्राइस भी घटेंगे। और इसी तरीके से आप दोस्तों सप्लाई के आधार पर भी कह सकते हो, सप्लाई अगर बढ़ती है तो आपकी दोस्तों सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के आधार पर यहाँ पर बाजार की कीमतों बाजार के यानी आप कह सकते हो बाजार के द्वारा यहाँ पर कीमतों का निर्धारण निर्धारित होती हैं। और कीमत का जो निर्धारण होता है वो आपके मांग और आपूर्ति के आधार पर किया जाता है। ये दोस्तों समझ सकते हो, आपूर्ति अगर सप्लाई करोगे, सप्लाई ज़्यादा होगी तो अ, आपके दोस्तों प्राइस भी बढ़ेंगे, अगर सप्लाई कम होगी तो आपके प्राइस गिर ही जाएंगे, नॉर्मल बात है। अगर कोई किसी चीज़ की, जैसे हमारे पास अगर जैसे कोई सीज़न आता है, तो अगर जैसे मान के चलो शादियों का सीज़न आता है, तो यहाँ पर डीजे की जो डिमांड होती है वो दोस्तों बढ़ जाती है। तो इस टाइम पर आपके शादी के टाइम पर इनकी इनकी प्राइस भी बढ़ा दिए जाते हैं। जब दोस्तों सीज़न ख़त्म हो जाता है तो प्राइस इनके कम हो जाते हैं अपने आप से ही। तो ये पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट अगर पॉइंट के बारे में बात करें दोस्तों, समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो कीमतों का निर्धारण जो किया जाता है, वो आपकी सरकार करती है, यानी कि पब्लिक सेक्टर करता है। ये आपको पॉइंट समझ में तो आए होंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मूल तंत्र जो होता है दोस्तों, मूल तंत्र के द्वारा
कीमत तंत्र, या आप इसको मूल तंत्र कह सकते हो, या आप इसको कीमत तंत्र भी कह सकते हो। मूल तंत्र के द्वारा या कीमत तंत्र के द्वारा जो प्राइस निर्धारण किए जाते हैं, वो आपके दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किए जाते हैं। मूल तंत्र द्वारा या कीमत तंत्र के द्वारा जो प्राइस यानी कीमत जो निर्धारण की जाती है, वो आपकी की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में की जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट याद रखने हैं दोस्तों। कीमत का जो निर्धारण करने का जो मेन उद्देश्य होता है वो है बाजार पर होता है। बाजार ही कीमत को निर्धारित करता है। यहाँ पर दोस्तों सरकार करती है। यहाँ पर जो कीमत का निर्धारण आपकी सरकार करेगी समाजवादी अर्थव्यवस्था में। और यहाँ पर दोस्तों आपका मूल तंत्र भी कीमतों पर करता है। मूल तंत्र जो है दोस्तों, मूल तंत्र भी बाजार, यहाँ पर बाजार के द्वारा, यहाँ पर मूल तंत्र में भी दोस्तों बाजार के द्वारा ही कीमत निर्धारित होती है। यहाँ कीमत का निर्धारण डिमांड और सप्लाई के आधार पर होता है। यहाँ पर दोस्तों सरकार भी आपके कीमत को दोस्तों निर्धारित करती है, सरकार भी। इस तरीके से दोस्तों आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई। नेक्स्ट अगर देखें दोस्तों, यहाँ पर प्रतियोगिता देखने को मिलती है। जो दोस्तों आपकी, अगर हम बात करते हैं, अगर हम दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बात करें, तो यहाँ पर हमें प्रतियोगिता देखने को मिलती है। और अगर हम दोस्तों प्रतियोगिता किस तरीके से देखने को मिलती है, जैसे कि आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, यहाँ पर उद्योग चलाने की स्वतंत्रता है। जब उद्योग चलाने की स्वतंत्रता है तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी कंपनियां अपने अपने कंपनियां खोल लेती हैं। जैसे आपकी दोस्तों मान के चलो एग्जांपल, अगर यहाँ पर रिलायंस खोल ले, अगर यहाँ पर दोस्तों आपकी आईफोन कंपनी कोई खोल ले, या कोई वीवो की कंपनी खोल ले। इस तरीके से दोस्तों अगर ये दोनों कंपनी यहाँ पर दोस्तों अपना अपना प्रोडक्ट बेचने लगेंगी। अब जिसका प्रोडक्ट यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपकी जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा उसका ज़्यादा बेचेगा, जिसका नहीं अच्छा होगा वो कम बेचेगा। इस तरीके से यहाँ पर कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। कंपटीशन हमेशा एक या दो दो ए, आपका एक से अधिक अधिक लोग होते हैं तभी कंपटीशन होता है। जैसे क्लास में हमारे जो क्लासें होती हैं, जब हम पढ़ते हैं तो क्लासेस में भी बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों उपभोक्ता होते हैं आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, यहाँ पर जो उपभोक्ता होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, वो यहाँ पर चीज़ों को खरीदते हैं। और उससे दोस्तों हम इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंज्यूमरों को यहाँ पर प्रभु माना जाता है। दोस्तों जो उपभोक्ता यहाँ पर डिमांड करेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, वही चीज़ यहाँ पर बनाई जाती है। और यही लोग दोस्तों आपके इन प्राइसों को, यहाँ पर ही ये कंपनियां दोस्तों अपने, यहाँ पर जो कीमतें होती हैं, ये अपने प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पर इन कीमतों को डिसाइड किया जाता है। जब दोस्तों कोई भी कंपनी है, अगर जब ज़्यादा एक साथ रहेंगी दोस्तों, तो यहाँ पर आपकी प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। और प्रतियोगिता दोस्तों होगी तो आपके यहाँ पर बाजार में जो दोस्तों, बाजार में इनके बीच में जो प्रतियोगिता होती है, जब कंपनी का दोस्तों सामान अच्छा सस्ता होगा और टिकाऊ होगा, तो आपका जो माल ज़्यादा बेचेगा, तो उसको दोस्तों जब ज़्यादा माल बेचेगा दोस्तों, इसकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो इसके ऑटोमेटिक है कि प्राइस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यही आपके कंपनियां ही यही कीमतों को भी डिसाइड कर देती हैं। अगर दोस्तों माल कम बेचेगा हमारा, तो फिर कीमतों को गिराएंगे। तो जो कीमत होती है डिसाइड भी दोस्तों आपकी यहीं पर की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। और यहाँ पर दोस्तों कोई प्रतियोगिता नहीं होती है। यहाँ पर कीमत भी आपकी सरकार डिसाइड करने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों बाजार के द्वारा ही आपकी कीमतों को डिसाइड किया जाता है। मैंने ये पॉइंट बता दिया दोस्तों कि कीमत हो गई या प्राइस हो गई, जो निर्धारण किया जाता है वो बाजार के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों कोई प्रतियोगिता नहीं होती। और यहाँ पर आपकी प्रतियोगिता होती है यहाँ मिश्रित में दोस्तों भी, यहाँ पर भी आपको, क्योंकि यहाँ पर मूल तंत्र भी है, सरकार भी दोस्तों है, दोनों। तो नॉर्मल बात है, यहाँ प्रतियोगिता होगी भी और प्रतियोगिता नहीं भी हो सकती। कुछ चीज़ों में दोस्तों प्रतियोगिता होती है, कुछ चीज़ों में प्रतियोगिता नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं विकास के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं के बारे में। विकास के आधार पर कैसे दोस्तों, जैसे जैसे दोस्तों आपने देखे होंगे कि जब जो आपके मोहल्ले में दोस्तों एक अमीर व्यक्ति है और एक गरीब व्यक्ति है। अब दोस्तों अमीर जो व्यक्ति है
अब अमीर व्यक्ति का दोस्तों दोस्तों अमीर जो व्यक्ति है इसका तो विकास हो चुका, जो अमीर व्यक्ति है इसका तो विकास हो चुका। अब जो गरीब व्यक्ति है दोस्तों इसका विकास हो रहा है, इसका गरीब व्यक्ति का विकास हो रहा है, यानी कि ये अपना विकास कर रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपके विकास के आधार पर भी कुछ अर्थव्यवस्थाओं कुछ अर्थव्यवस्थाएं, जो दोस्तों ऐसे देश जो डेवलप्ड अपने कर चुके हैं उनको हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, और जो अभी देश विकास कर रहे हैं दोस्तों उनको हम विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर विकास के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है वो दो प्रकार की हैं, एक विकसित अर्थव्यवस्था और एक आपकी विकासशील अर्थव्यवस्था। इनके बारे में भी थोड़ा देखते हैं दोस्तों। विकसित अर्थव्यवस्था वाली दोस्तों आपकी अमीर होती है, यानी यहाँ पर दोस्तों जो अमीर है वो विकसित अर्थव्यवस्था वाले हैं। अमीर का मतलब दोस्तों रुपए से ही रिलेटेड नहीं, कई चीज भी हैं इसमें, कई सारे फैक्टर हैं, वो भी सब देखेंगे किस तरीके से विकसित अर्थव्यवस्था है। कि जो अमीर है वो दोस्तों अपना विकसित अर्थव्यवस्था वाला कहलाता है, और जो दोस्तों गरीब है यानी कि वो विकासशील के, यानी कि जो विकासशील अर्थव्यवस्था में दोस्तों अभी अभी जो गरीब है दोस्तों वो आपको विकासशील अर्थव्यवस्था वाले कहते हैं, यानी कि जो गरीब लोग हैं वो हमें विकासशील अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेंगे, जो अमीर हैं वो आपके विकसित अर्थव्यवस्था में देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों पॉइंट्स समझ में आए होंगे। नेक्स्ट अगर हम विकसित अर्थव्यवस्था में दोस्तों एक और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जिन देशों की जो राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो विकसित अर्थव्यवस्था वाले होते हैं, जिनकी नेशनल इनकम अधिक होती है, और उनकी दोस्तों वो आपके विकसित अर्थव्यवस्था में आते हैं। और जिन देशों की राष्ट्रीय आय कम होती है वो आपके विकासशील अर्थव्यवस्था में आते हैं, वो दोस्तों विकासशील अर्थव्यवस्था में आते हैं। और जिनमें दोस्तों जिन देशों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय जिन देशों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अगर अधिक हो, यानी कि पर कैपिटा इनकम अधिक हो, तो पर कैपिटा इनकम जिन व्यक्तियों की अधिक होती है दोस्तों वो विकसित अर्थव्यवस्था में आते हैं, और जिन व्यक्तियों की पर कैपिटा इनकम कम होती है वो आपके विकासशील अर्थव्यवस्था में आते हैं। ये पॉइंट दोस्तों इम्पोर्टेंट है, आपको इस तरीके से ये सभी के सभी फैक्टर हैं, तब आप दोस्तों देख सकते हो कि विकासशील अर्थव्यवस्था वाले कौन है और विकसित अर्थव्यवस्था वाले कौन है। अमीर और गरीब से ही आप निर्धारण नहीं कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पूंजी निर्माण है, यानी कि जिन देशों की पूंजी निर्माण अधिक होती है वो आपके विकसित अर्थव्यवस्था में आते हैं, और जिन देशों की पूंजी निर्माण कम होती है वो आपके विकासशील देशों में आते हैं। अब दोस्तों पूंजी निर्माण क्या होता है इसके बारे में भी बता देता हूँ। पूंजी निर्माण आप नॉर्मल ये याद रखो दोस्तों, जो जैसे कि मान लो कि हम 1 लाख रुपए कमाते हैं। मान लो कि हम 1 लाख रुपए कमाते हैं, और अगर हम दोस्तों 1 लाख रुपए कमाते हैं और 1 लाख रुपए कमाने के बाद मान के चलो 1 साल में 1 लाख रुपए कमाते हैं, और फिर दोस्तों अगर हम इनसे ना दोस्तों कोई प्लॉट खरीद पाए, ना कोई दुकान खरीद पाए, और ना ही कोई गाड़ी खरीदें, और ना ही कुछ नहीं खरीद पाए, जितना हमने 1 लाख कमाया 1 साल के अंदर, और 1 लाख दोस्तों पूरा का पूरा खर्च कर दिया, तो इसका मतलब इन्होंने कोई भी पूंजी निर्माण नहीं किया। अगर दोस्तों यहीं पर अगर हमने मान के चलो 10 लाख रुपए कमा लिए, 10 लाख रुपए में दोस्तों अगर हमने 4 लाख रुपए खर्च कर दिए, यानी दोस्तों 10 लाख रुपए हमने 1 साल में कमाए, और अगर हम दोस्तों मान के चलो 6 लाख रुपए हमने खर्च किए, यानी कि 6 लाख का हमने दोस्तों प्लॉट खरीद लिया, यानी 6 लाख का कोई प्लॉट खरीद लिया, या आप मान के चलो कोई खेत का या जमीन का टुकड़ा खरीद लिया, या कोई दुकान खरीद ली, 6 लाख रुपए हमने खर्च कर दिए। अब मात्र हमारे पास जो बचत है दोस्तों अब वो 4 लाख रुपए फिर भी बचे, और ये जो दोस्तों हमने जो खेत खरीदा या कुछ भी खरीदा है, जमीन खरीदी है, तो ये एक तरीके से दोस्तों आपकी पूंजी है। आपने दोस्तों ये पूंजी है आपकी एक तरीके से प्लॉट आपकी ये पूंजी है, आगे फ्यूचर में काम आएगा आपके बच्चे या आपके लिए। तो एक तरीके से ये हमने पूंजी इकट्ठी की है, तो ये हमने पूंजी निर्माण किया है। तो यही पॉइंट दोस्तों मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पूंजी निर्माण का आप नॉर्मल मतलब समझ सकते हो कि इसमें दोस्तों पूंजी निर्माण कब होगा, जब आपकी बचत होगी। आप कह सकते हो दोस्तों जब बचत हो जाती है तो उसको हम पूंजी निर्माण कहते हैं। अब जब पूरा खर्च का खर्च कर दिया तो वो दोस्तों आपका कुछ नहीं कहलाता है, उसको हम पूंजी निर्माण नहीं कहते। तो वही दोस्तों पूंजी निर्माण जो अधिक होता है वो आपका यहाँ पर
विकसित अर्थव्यवस्था में ज़्यादा होता है। यहाँ पर दोस्तों पूंजी यानी कि जो बचत होती है वो अधिक होती है, और यहाँ पूंजी निर्माण दोस्तों आपका कम होता है, ये आपके विकासशील देशों में देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट अच्छे समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पर जो विकसित यहाँ पर दोस्तों आपको विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में आपको शिक्षा में अधिकता देखने को मिलेगी। यहाँ पे शिक्षा एजुकेशन भी दोस्तों बहुत अच्छी होती है, और यहाँ आपकी एजुकेशन विकासशील देशों में कम होती है। यहाँ पर दोस्तों चिकित्सा के मामले में यहाँ पर दोस्तों हाई टेक्निकल की एजुकेशन देखने को मिलती है विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में। और यहाँ विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में दोस्तों आपकी चिकित्सा यानी एक से एक टेक्नोलॉजी यहाँ पर देखने को मिलेंगी, यहाँ पर बहुत अच्छी देखने को मिलती है। और यहाँ पर दोस्तों जो विकासशील देशों में यहाँ पर आपकी चिकित्सा से संबंधित कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ पर दोस्तों आपके चिकित्सा भी खराब होता है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी के मामले में बात करें दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छी रहती है टेक्नोलॉजी, और विकासशील देशों में आपके टेक्नोलॉजी भी खराब है। जैसे दोस्तों ये सभी की सभी चीज़ें जो देखने को मिलती हैं हमें, चाहे आपकी पर कैपिटा इनकम अच्छी हो, चाहे दोस्तों आपकी शिक्षा के मामले में शिक्षा, चिकित्सा के मामले मामले में, तकनीकी के मामले में, और आपके पूंजी निर्माण के मामले में, जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं इनमें सबसे जो टॉप में जो दोस्तों विकसित देश आते हैं वो आपके रसिया हो गया, यूएसए हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया। इन देशों की दोस्तों जो अर्थव्यवस्था है वो आपकी विकसित अर्थव्यवस्था है, ये आपके विकसित अर्थव्यवस्था के मामले में देखने को मिलते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था के दोस्तों ये सभी के सभी देश हैं, और ये दोस्तों विकासशील हैं, यानी कि हमारा भारत है जो ये विकासशील अर्थव्यवस्था के अंदर आता है। यहाँ पर दोस्तों अभी विकास चल रहा है, यानी कि गरीब के मामले में गरीब यानी कि गरीब के मामले हमको विकासशील अर्थव्यवस्था में देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान हो गया दोस्तों, यह भी आपका पाकिस्तान भी हमको दोस्तों विकासशील अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है, और बांग्लादेश भी विकासशील विकासशील अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। अब दोस्तों हम अर्थव्यवस्था को विदेशी संबंधों के आधार पर जानते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन रिलेशन। तो दोस्तों विदेशी संबंधों के आधार पर हम खुली अर्थव्यवस्था को जानते हैं कि कितने कैसे क्या होती है। जैसे दोस्तों आपको एग्जाम्पल पहले दे दे रहा हूँ कि जैसे दोस्तों जैसे ये हमारा घर है, और ये दोस्तों हमारे घर यानी कि हमारे घर में बगल वाला एक घर है, यानी कि ये पड़ोसी यहाँ पर आंटी रहती हैं कोई, और ये दोस्तों हम हैं। अगर मान के चलो हमारी मम्मी ने दोस्तों यहाँ पर कहीं भेज इस आंटी इन आंटी आंटी जी के पास भेजा चीनी लेने के लिए, और अगर दोस्तों इन्होंने अगर हमको चीनी दे दी, अगर दोस्तों इन्होंने चीनी दे दी तो इसका मतलब लेन देन हमारे साथ अच्छा है इनका। अगर दोस्तों इन्होंने हमको चीनी दे दी तो हमारे साथ इसका मतलब लेन देन अच्छा है, तो इसका मतलब यहाँ पर खुला हो रहा है, यानी खुली अर्थव्यवस्था इसको कह सकते हो। अगर यहीं पर दोस्तों इन आंटी जी ने चीनी हमको नहीं दी, अगर इन्होंने आंटी जी ने हमको चीनी नहीं दी तो इसका मतलब इनसे संबंध हमारे खराब है। यानी दोस्तों यहाँ पर चीनी दे दी तो यहाँ पर संबंध अच्छे हैं, तो यहाँ पर लेन देन हो रहा है, और यहाँ पर अगर चीनी नहीं दी तो यहाँ पर लेन देन सही नहीं है। तो इन्हीं को दोस्तों नाम दे दिया जाता है, जब संबंध अच्छे हो जाते हैं तो उसको खुली अर्थव्यवस्था कह देते हैं, ओपन ओपन इकोनॉमी कह देते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इम्पोर्ट होता रहता है आपस में एक दूसरे के। और अगर यहाँ पर दोस्तों इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जब देखने को नहीं मिलता है तो वो आपका क्लोज्ड यानी बंद अर्थव्यवस्था हो जाती है। तो वही है पॉइंट दोस्तों आपके यहाँ पर ये सभी के सभी। जैसे ओपन विदेशी संबंधों के आधार पर इकोनॉमी को दो प्रकार से बांटा गया है, एक ओपन इकोनॉमी जिसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, और दूसरी क्लोज्ड इकोनॉमी जिसे हम बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो होता है खुली अर्थव्यवस्था में, आयात निर्यात होता है, यहाँ पर दोस्तों एक दूसरे देशों के अंदर हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है यानी विदेशी निवेश है, वो भी दोस्तों यहाँ पर हो जाता है। यानी फॉरेन निवेश आप कह सकते हो, यानी किसी भी यानी फॉरेन निवेश आप ये कह सकते हो कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश में आकर कोई भी कंपनी को डाल ले या खोल लेता है, उसको हम फॉरेन यानी विदेश निवेश के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। जब हम दोस्तों एक यानी कि एक ये देश है और एक ये देश है, जब हम यहाँ से यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे, ये हमारा एक देश है एक ये देश है, जब हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे या निर्यात करेंगे, और यहाँ पर दोस्तों जब इम्पोर्ट करते हैं, जब ये मामला देखने को मिलता है इसका मतलब हमारे संबंध अच्छे हैं, तो इसको हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जब यहाँ पर दोस्तों जब यहाँ ये वाला देश यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट करता है तो उसको विदेशी
निवेश कहते हैं। इससे ओपन इकोनॉमी के अंदर दोस्तों आपके सभी के सभी देश आते हैं। हालांकि पहले आपका दोस्तों नॉर्थ कोरिया नहीं देखने को मिलता था, नॉर्थ कोरिया में बंद अर्थव्यवस्था थी, लेकिन इसको बंद कर दिया गया। अब ये भी दोस्तों आपकी ओपन यानी खुली अर्थव्यवस्था के अंदर आता है। और क्लोज अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो आंटी जी थी वो चीनी नहीं दे रही थी, माने लेन देन यहाँ पर नहीं हो रहा था। तो आपका दोस्तों जो आयात निर्यात होता है यहाँ पर नहीं होता है, इसी को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। और यहाँ पर जो दूसरे देश वाले हैं वो किसी दूसरे देश में अपना कोई भी इन्वेस्ट नहीं करते, यानी विदेशी निवेश नहीं होता है। तो इसके अंदर दोस्तों कोई भी अभी फिलहाल में देश नहीं आता है। पहले आपका नॉर्थ कोरिया आता था, लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल में तो कोई देश नहीं आता है। अभी दुनिया के सभी देश, अभी दुनिया के जो सभी देश हैं अभी खुली अर्थव्यवस्था वाले बन चुके हैं। इस तरीके से दोस्तों ये आपको संबंध यानी विदेशी संबंधों के आधार पर आप अर्थव्यवस्था को देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में, इसको हम क्षेत्र भी कह सकते हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आप कह सकते हो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में जानते हैं। और इसके दोस्तों तीन सेक्टर होते हैं, तीन सेक्टर होते हैं दोस्तों यहाँ पर। तीन सेक्टर क्या क्या होते हैं दोस्तों, आपको एक एग्जांपल के आधार पर बता देता हूँ। जैसे ये हमारा घर है और यहाँ पर दोस्तों तीन व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति हैं दोस्तों, तीन अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। जैसे मान के चलो ये कृषि में काम करते हैं और मंथली आप मान के चलो आपके ये कृषि में काम करते हैं, कुछ काम करते हैं और यहाँ पर 20,000 रुपये कमाते हैं। बी है जो दोस्तों किसी दुकान में काम करते हैं और यहाँ पर ये दोस्तों 30,000 रुपये कमाते हैं। और ये सी व्यक्ति है, ये कहीं जॉब करता है। ये कृषि हो गया दोस्तों, आपको याद रखना है। और ये दुकान हो गई और ये आपका जॉब करते हैं दोस्तों, ये 50,000 रुपये कमाते हैं। ये आपके 50,000 रुपये, यानी आपके घर में दोस्तों तीन लोग रहते हैं, तीनों लोग अलग अलग काम करते हैं। पहला हमारा कृषि में दोस्तों 20,000 रुपये कमाते हैं, दूसरा व्यक्ति है बी जो कि दुकान है जिसकी, वो 30,000 रुपये कमाता है। और तीसरा व्यक्ति है 50 50 जो जॉब करता है 50,000 कमाता है। यानी कुल मिलाकर इनकी जो आयु है वो 1,00,000 रुपये है। कुल मिलाकर दोस्तों इनकी जो आय है, जो एक महीने की आय है वो आपकी 1,00,000 रुपये। और यह दोस्तों जो आय आ रही है 1,00,000 रुपये, वो किन किन क्षेत्रों से आ रही है, यानी कि जो दोस्तों 1,00,000 रुपये जो हैं वो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्रों से है दोस्तों ये आय आ रही है। यहीं से आप कह सकते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों से, क्षेत्र जो है हम यहीं से यहीं से आप पता चलता है। जो हमारी जो आय हो रही है, आय जो आती है, वहीं से हम दोस्तों बता सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्रों से दोस्तों कहाँ कहाँ से क्या क्या उत्पादन हो रहा है। चाहे आपका खेत हो गया, खेत से कितने रुपए आ रहे हैं। और चाहे आपका दुकान हो गया दोस्तों, दुकान से कहाँ से। और आपका चाहे जॉब हो गया, कहाँ से कितने रुपए आ रहे हैं। यानी आप दोस्तों इस आइडिया से आप यह मान सकते हो कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, किन क्षेत्रों से आपका कितना पैसा आ रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप कह सकते हो कि जो हमारे अर्थव्यवस्था के तीन सेक्टर हैं और इसके उत्पादन के आधार पर आपके तीन क्षेत्रों में उसको बांटा गया है। उत्पादन के आधार पर दोस्तों इनको तीन क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे दोस्तों हमारा, मैंने आपको दोस्तों तीन व्यक्तियों को उत्पादन के आधार पर या कमाई के आधार पर तीन क्षेत्रों में बांटा था। इसी तरीके से हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को भी उत्पादन के आधार पर तीन क्षेत्रों में बांटा है। आप दोस्तों ये अंदाजा लगा सकते हो कि एबीसी तीन तरीके से काम कर रहे थे, तीन क्षेत्रों से कमा कमा के ला रहे थे। तो यहीं से हम दोस्तों अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का एक अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं उनका पता करते हैं। आप चाहे दोस्तों उत्पादन उत्पादन कर रहे हो, कुछ भी उत्पादन कर रहे हो, कहाँ से यानी उत्पादन आप कहाँ से हो रहा है आपका। आप चाहे खेत से कितने रुपए कमा रहे हो, चाहे दोस्तों दुकान से कितने रुपए कमा रहे हो, चाहे दोस्तों जॉब से कितने रुपए कमा रहे हो। इस आइडिया से दोस्तों जो आप हम मान सकते हैं कि यहाँ से कितना पैसा आ रहा है। तो यानी आप कह सकते हो दोस्तों कि ये आपके उत्पादन उत्पादन हो गए, यानी हम यहाँ से जो उत्पादन कर रहे हैं किन किन क्षेत्रों से ये रुपए कमा के हम ला रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र आप इस तरीके से निर्धारित कर सकते हो। तो जो दोस्तों अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं वो उत्पादन के आधार पर बात करते हैं। पहला जो क्षेत्र है उसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं।
प्राथमिक क्षेत्र हम दोस्तों इसको एक एक क्षेत्र के नाम से और जानते हैं, इसे हम कृषि या कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं इसको। कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर सेक्टर भी इसको कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसमें इसमें जो राष्ट्रीय आय होती है, इसमें जो राष्ट्रीय आय है यानी कि हमारी जो जीडीपी के अंदर इसमें दोस्तों जो 17% का जो हिस्सेदारी जो भागीदारी होती है वो आपकी प्राथमिक क्षेत्र से ही होती है। जैसे मान के चलो दोस्तों आप हम जैसे दोस्तों आप मान के चलो कि ₹100 है। हमारे देश की राष्ट्रीय आय हमारे देश की राष्ट्रीय आय मान के चलो ₹100 है, और ₹100 कुल हमारे पास आते हैं, और कुछ रुपए आपके कृषि से आते हैं। कुछ रुपए आपके मान के चलो 17 रुपए आपके कृषि से आते हैं। तो दोस्तों जो हमारी राष्ट्रीय आय है उसकी मान के चलिए हमने माना था ₹100, इसमें से हम 17 रुपए कृषि से आ रहे हैं। तो ये दोस्तों जो 17 रुपए है वो हमारी राष्ट्रीय आय यानी कि जीडीपी के अंदर ही दोस्तों 17% रुपए जुड़ जाते हैं। ये हमारे जीडीपी के अंदर दोस्तों कृषि के 17% यानी कि 17 रुपए जुड़े जाते हैं। माने ये दोस्तों आप कह सकते हो कि कृषि से जो हमारी जीडीपी में भागीदारी होती है वो 17% होती है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके प्राथमिक क्षेत्र में से जो राष्ट्रीय आय यानी कि जीडीपी के अंदर जो 17% जो हिस्सेदारी है वो सबसे कम होती है। यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ पर जो रोजगार देखने को मिलता है, देश की 51% जनता दोस्तों आपकी खेती में काम करती है। तो यहाँ पर रोजगार सर्वाधिक देखने को मिलता है, और रोजगार सर्वाधिक होने की वजह से दोस्तों यहाँ पर ये भारतीय अर्थव्यवस्था की इसको रीढ़ कहते हैं। अर्थव्यवस्था की इसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यहाँ जो दोस्तों उत्पादन होते हैं, यहाँ पर जो उत्पादन किए जाते हैं वो प्राकृतिक रूप से दोस्तों प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पादन किए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से यहाँ पर दोस्तों जो भी उत्पादन होता है यहाँ पर प्राकृतिक रूप से होता है। और यहाँ पर आपका दोस्तों जो शामिल किया जाता है, एग्जाम्पल के तरीके से आप देख सकते हो कृषि को यहाँ शामिल किया जाता है। कृषि में से दोस्तों आप देख सकते हो कौन सी फसल को उत्पादित किया जा रहा है, कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं। दूसरा दोस्तों फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है, यहाँ वन यानी कि जहाँ से हमें दोस्तों जड़ी बूटी यानी कि दवाई देखने को मिलती है। और ये दोस्तों आपके एनिमल हस्बेंड्री डेयरी हो गया, पशुपालन हो गया, और इसके अंदर और भी मछली पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया। और जो दोस्तों आपके मिनरल्स हैं, जैसे दोस्तों आपके खनिज हैं, जो ये खनिज भी आपके प्राथमिक सेक्टर में आते हैं दोस्तों। ये जितने भी आपके रॉ मटेरियल हैं ये सभी के सभी आपके दोस्तों प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। ये दोस्तों इन सब का हम इस्तेमाल जो करते हैं वो रॉ मटेरियल के रूप में इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट अगर हम दोस्तों कुछ क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। क्वेश्चन ये है कि दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था को हम निम्न में कौन से रूप से यानी कि आप कह सकते हो भारत की अर्थव्यवस्था को हम किस रूप में जानते हैं, तो आपकी ये विकासशील अर्थव्यवस्था हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि हम किस आर्थिक व्यवस्था में उपभोक्ताओं को संप्रभुता पाते हैं। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों यहाँ पर जो कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर जो होते हैं दोस्तों इनको यहाँ पर प्रभु मान लिया जाता है। दोस्तों इनके आधार पर यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है, जो दोस्तों यहाँ पर उपभोक्ता जो होते हैं कंज्यूमर होते हैं, इनकी डिमांड जो ये डिमांड करेंगे उसी चीज़ को यहाँ बनाया जाता है। इसलिए हम उपभोक्ताओं को संप्रभुता यहाँ पर पाते हैं। यहाँ इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसायों के पास होता है, और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित रहता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था आपकी सप्लाई और डिमांड पर कौन सी चीज़ आधारित रहती है, वो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों वैसे भी आप कह सकते हो मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी आता है आपका दोस्तों डिमांड यानी कि जो मूल तंत्र है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ये वाला लगाना है। और क्योंकि यहाँ पर आपको जो बताया गया है पूंजीगत वस्तुओं का जो स्वामित्व होता है वो निजी व्यक्तियों या कंपनियों पर प्राइवेट सेक्टर पर दोस्तों यहाँ पर पूरा स्वामित्व रहता है पूंजीगत अर्थव्यवस्था में। इसलिए आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? आपकी ये हो जाएगी पूंजीवादी। निम्नलिखित में से कौन सी उत्पत्ति का साधन नहीं है? इसमें भी दोस्तों उत्पत्ति का साधन नहीं है। जैसे एक आपके ऑप्शन में दे दे दोस्तों, ऑप्शन में दोस्तों आपका एक उद्यमी दे दिया जाए, और दूसरा दोस्तों आपका पूंजी दे दिया जाए, और तीसरा आपका दोस्तों, और एक आपका उद्यमी हो गया, पूंजी हो गया, और आपका एक श्रम। तो दोस्तों ये उत्पत्ति का साधन नहीं है, तो आपका एक मुद्रा है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपके तीनों के तीनों साधन ही है, लेकिन मुद्रा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था में दोस्तों, जिसमें बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? ना तो इसमें निर्यात होता है, ना ही आयात होता है, दैट इज कॉल्ड बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी आपकी कहलाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी के सभी ये पॉइंट समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।